नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में हिंदी के 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसी 100 गो में से 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू हिंदी के पेपर में आएगा, एकदम हूबहू आएगा। तो बहुत अच्छे से ये याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। तो इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ पेपर में लड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ और कब हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म दोस्तों डुमराव 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार के डुमराव में 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुहर्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे। तो सीता के 3 पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र कैलाश, नारायण और बिज्जू, ये सीता के 3 पुत्र थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर आप सभी का, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी की प्रधानता दी गई है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था। लेखक अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया था। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 7 नंबर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है आप सभी का, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा पैसा चुराने का, ठीक है, याद हो जाएगा। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर जाना है, व्याकरण भी आपको बताएंगे और हिंदी वर्णिका का भी। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आज के इस वीडियो का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन, तो इसका सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरकांत जी का है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन यानी कि अतवार के दिन आए थे। रविवार यानी कि संडे यानी कि अतवार के दिन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। तो बहादुर को डंडे से पिटाई किसने किया था दोस्तों, किशोर ने किया था। लेखक का बड़ा पुत्र किशोर ने किया था, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई दोस्तों। तो लास्ट में बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ नौकर का, है ना, और सबका दिल जीत रहा हूँ, सबका काम कर रहा हूँ, डांट भी सह रहा हूँ, गाली भी सह रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, मारते हैं। इसलिए वो कहता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ हमको नहीं रहना है, मैं अब आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे को आपके यहाँ काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 13 नंबर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। तो राजस्थानी भाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी नंबर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम था कैलाश और मझिला का नाम था नारायण और छोटका का नाम था बिज्जू, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर इसका भी बी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, परिवार के नौकर का नाम क्या था। परिवार में जो नौकर था उसका नाम था भग्गू। भग्गू परिवार में नौकर का काम कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। नौकर की कमीज दोस्तों, नौकर की कमीज एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मसाला कौन पीस रही थी। तो लेखक की माँ, माँ जो है ना वो मसाला पीस रही थी मछली को बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे। तो एक वो अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे वो क्या थे कवि भी थे, कवि यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, वो एक अच्छे कवि भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर दोस्तों, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुआं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं किए, 1000 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं 1000 कंप्लीट करा देते हैं कि नहीं, तो आप लोग जरूर कराइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने किसको गाली दी थी? तो पिताजी ने नरेन को गाली दिया था, क्योंकि पिताजी की जो लड़की दीदी थी ना, दीदी का प्रेमी था नरेन, इसलिए वो पिताजी नाराज थे कि मतलब कि बिना हमसे पूछे वूछे मतलब कि बॉयफ्रेंड बनाई है, ऐसे ऐसे मतलब कि बात चल रहा था। तो कोई भी पिता मतलब कि अपनी लड़की को ये नहीं चाहेगा कि वो किसी के साथ संबंध बनाए, है ना, अवैध संबंध बनाए, इसलिए वो नरेन को गाली दिया था, है ना, पिताजी नरेन को गाली दिए थे, है ना। और वो ये भी बोले थे साला घर में घुसेगा तो हाथ पैर तोड़ डालना, ये सब बातें हुई थी, आप लोगों ने किताब में पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी किसको, पिता को मानते थे? सबसे बड़ा जज अपनी माता जी को मानते थे, सबसे बड़ा जज अपनी माता जी को ही मानते थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वें पीढ़ी का कलाकार है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 का बी नंबर हो जाएगा, 7वें पीढ़ी का कलाकार है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किससे मानते थे? तो बहुत लोग ना, है ना, इसका आंसर दे देते हैं अपने पिता को, लेकिन दोस्तों आप ही बताइए कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही ना मानते थे? क्योंकि जो भी गलती होती थी डांस में या फिर कहीं भी, तो कौन उसको सुधार करता था? तो उनकी माता सुधार करती थी, क्योंकि पिताजी 9.5 साल की उम्र में चल बसे थे। भले ही दोस्तों गांडा बांधना पिताजी सिखवाए थे, तालीम जो थी मतलब कि जो भी चीज़ सीखने वाला थी शुरुआत में, तो वो पिताजी से सीखे थे, है ना, ये बात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? 27 साल की उम्र में मिला था। जब 27 साल के हुए तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो शहनाई वादक के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 24 नहीं, शहनाई वादक तो बिस्मिल्लाह खां जी हो जाएंगे ना, नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, कथक शैली के नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से, क्योंकि इनका जन्म लखनऊ के जफरी नामक अस्पताल में हुआ था, इसलिए माना जाता है कि इनका जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुरस्कार बिरजू महाराज को कहाँ मिला था? कलकत्ता में मिला था। कहाँ मिला था? कोलकाता में मिला था। सबसे पहले इनको कोलकाता में पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आंसर सी नंबर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के रचनाकाल में किसका राज्यकाल था? तो अकबर था। अकबर का ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत जगह जहांगीर भी दिया रहता है, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली में जो होगा ना वो अकबर होगा। ठीक है ना, अकबर। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यानी कि जो कबीर रस खान थे ना वो मुस्लिम थे, और इनका जो जन्म हुआ था ना वो पठान राजवंश में हुआ था। पठान जैसे हिंदू लोग में नहीं होता है, यादव, कुशवाहा, कुर्मी हो गया, पंडित हो गया, भूमिहार हो गया, ब्राह्मण हो गया, इस सब परिवार में जन्म होता है ना, तो वैसे ही दोस्तों पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का नाम आप लोग सुने होंगे, इनका जन्म उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल समझते हो? उत्तरांचल हम लोग उत्तराखंड को बोलते हैं, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड, या तो उत्तराखंड या तो उत्तरांचल पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म पूछा गया तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? इनकी माता जी का नाम था सरस्वती देवी। बहुत ही अच्छा नाम है, सरस्वती देवी इनके माता जी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो हरिद्वार से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंत जी के पिता का नाम बताएं। तो पंत जी के पिता का नाम था गंगादत्त। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, गंगादत्त पंत इनके पिताश्री का नाम था। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, क्योंकि पेपर में ये सब क्वेश्चन आता है। ये सब नहीं याद करोगे तो समझो कि कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। हिंदी में पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? गाँव की निवासनी है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, गाँव की निवासनी है।
36 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गाँव में निवास करती है। भारत माता के निवास गाँव में होता है, शहरों में नहीं बल्कि गाँव में होता है। अगला है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुंह की तुलना कवि ने किससे किया है? तो छायायुक्त चंद्र से किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायायुक्त चंद्र से किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत जी को, सुमिंदर नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार के नाम से जाना जाता है। बताइए तो कितना ये मतलब महान व्यक्ति थे। अगला है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था ना, वो लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा किनकी कविता है? तो राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, ये दोस्तों गुरु नानक जी की कृति है, कविता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी? तो हिंदी भाषा में कविताएं लिखी थी, हिंदी भाषा में लिखी थी ना, हिंदी भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरिदास किसकी रचना है? हरिदास किसकी रचना है दोस्तों? गुरु नानक जी की है। किसकी? गुरु नानक जी की, गुरु नानक जी की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45, वाणी कब इसके समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, अगर आप राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तो वाणी इसके समान हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का, क्योंकि ये सिख धर्म के ही थे, सिख धर्म के ही थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब दोस्तों कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। सब याद है क्वेश्चन की अभी याद कर रहे हो? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 49 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 49 का। सभी क्वेश्चन को पूरा करके ही आप लोग वीडियो को खत्म करिएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का परिवर्तन दोस्तों गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जी की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से हुई थी, बाबर झाबर है ना। किससे हुई थी? बाबर झाबर, समझते हो? हाँ, तो याद रखना, बाबर से भेंट हुई थी। अगला है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? तो गुरु नानक जी ने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए थे। और हिंदू धर्म में क्या होता है, कोई मरता है ना तो या तो कहता है राम राम राम, जय श्री कृष्ण, हे भगवान, मतलब कि अलग अलग भगवान के लोग नाम लेकर मर जाते हैं। तो वैसे ही गुरु नानक जी जब मरे थे ना, जब इनकी मृत्यु हुई थी, प्राण त्यागे थे, तो उस समय वाहे गुरु का नारा लेते हुए इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। अगला क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी है? रसखान की भक्ति सगुण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम ऐनी राधा को कहा है, श्री राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही जवाब मिल जाएगा, राधा। अगला क्वेश्चन है, रसखान के चित चोर कौन है? तो कृष्ण, यानी कि रसखान जी चोर किसको बोलते हैं? तो कृष्ण भगवान का वो चोर बोलते हैं, क्योंकि वो गोपियों को दिल को चुरा लेते हैं। अगला है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? गाय, नदी, शहर, तो हो जाएगा विवेकानंद। विवेकानंद दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा को उदाहरण बताइए। तो तेल हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा, क्योंकि तेल को हम लोग नाप तोल कर खरीदते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभा। सभा में बहुत लोग आते हैं, एक समूह हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द दोस्तों क्या है, चिड़िया जो शब्द पूछा गया वो क्या है। तो चिड़िया दोस्तों देशज शब्द है। क्या है, देशज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध शब्द क्या है। दूध जो शब्द है वो क्या है, तो तद्भव है ना। तद्भव क्या होगा, तद्भव। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। भिक्षा शब्द क्या है, भिक्षा। तो भिक्षा दोस्तों तत्सम हो जाएगा। भिक्षा यानी कि भिक्षा का भीख होता है, तो वही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, भिक्षा का तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झुंड। झुंड कौन सी संज्ञा है। तो झुंड में दोस्तों समूहवाचक हो जाता है, क्योंकि झुंड समूहवाचक होता है ना, किसी का झुंड होता है। झुंड समझ लो कुत्तों का झुंड, सुअरों का झुंड है ना, और बंदरों का झुंड है ना, और सैनिकों का झुंड, आर्मी का झुंड, ऐसे कह सकते हो। तो ये सब समूहवाचक हो जाएगा। अगला है काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है अंधों में काना राजा लौकिकत्व का अर्थ होता है, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, बुढ़ापा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से, बल्कि उसे अंदर ही अंदर महसूस कर सकते हैं, वही भाववाचक होता है। अगला है ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध दबाना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों शैल हो जाएगा, सी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, संज्ञा का टोटल 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं दोस्तों, 75 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परा पहला हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द प्रकृति। प्रकृति ही दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं, प्रकृति यही शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है, प्रकृति ऐसे ही लिखते हैं, यही सही आपका शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम, तो परिश्रम में परि हो जाएगा, पहला हो जाएगा परि, यही उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है पास पैसा ना होना, मतलब कि मेरा हाथ इस समय खाली है क्योंकि मेरे पास अभी पैसा वैसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है पास पैसा न होना। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अवकाश शब्द में उपसर्ग अवकाश, तो अव हो जाएगा, पहला हो जाएगा अव, क्या हो जाएगा अव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, अव हो जाएगा। अगला है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अमृत का पता है, सुधा होता है ना, हाँ अमृत का क्या होता है, सुधा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होता है तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है च का उच्चारण स्थान क्या है। च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, तालु। अगला क्वेश्चन है व्यंजन के कितने भेद हैं।
व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने? तो व्यंजन के टोटल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। कौन कौन? अंत्येष्ट व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 3 प्रकार के व्यंजन के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? ध का त थ द ध, तो ध का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान, तो अ का दोस्तों उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व को कहते हैं? तो इसको हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसको अंतस्थ वर्ण हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि य र ल व ये 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर है, इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, हालांकि इसका आंसर सी भी हो जाएगा। ठीक है ना, दीर्घ स्वर में सी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर जो होते हैं ना वो 7 होते हैं। ठीक है, और ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना वो 4 होते हैं। तो ये टोटल मिलकर 11 हो जाता है स्वर वर्ण, है ना। तो ये ए भी हो जाएगा और बड़ा ए भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क से म तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं? तो क से म तक जो 25 को वर्ण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन के अलावा उसको हम लोग एक और नाम देते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी उसको बोलते हैं। ठीक है ना, शायद हाँ स्पर्श व्यंजन ही बोलते हैं, क्योंकि 25 को होता है, और इसे हम लोग को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। अगला है दोस्तों, तालाब समुदन सदन ह को क्या कहते हैं? तो उष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, उष्म व्यंजन। अगला है दोस्तों, छत्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर नहीं, संयुक्त व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। 95 नंबर क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। प फ ब भ म, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन का। 95 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में दोस्तों टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बड़ा ए ओ औ कौन स्वर है? तो ये दीर्घ स्वर होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि ए ओ ये सब दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये दीर्घ स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कभी कभी दोस्तों अनुनासिक को ना एक और नाम दिया जाता है, वो लिख देता है पंचमाक्षर। अनुनासिक को पंचमाक्षर भी बोलते हैं। पंचमाक्षर मतलब कि 5 उसमें वर्ण होता है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछेगा तो 5 बताइएगा, या फिर हिंदी में पंचमाक्षर वर्णों की संख्या पूछेगा तब भी 5 बताइएगा। क ख ग के लास्ट में क्या आता है? अंग आता है। और उसके बाद से च छ ज के लास्ट में क्या आता है? य आता है, फिर न आता है, फिर न आता है, फिर म आता है। तो यही दोस्तों 5 को जो होता है ना वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है, याद रखना। अगला है दोस्तों, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत हो जाएगा ना, त थ द ध न, तो दंत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? यानी कि क, ख, ग, घ और अंग। तो क्वेश्चन पूछा प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि क वर्ग से लेकर म वर्ग तक के जो पहला होता है और तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। और दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी खूब क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए ये आपको ना वीडियो देखकर कैसा फील हुआ? अंदर बहुत ज़बरदस्त फील हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन लग रहा है कि पेपर वाला ही है, लग नहीं रहा है वही वाला है।
तो याद कर लेना और लाइक करने में कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।